So yes, guys, we are on the chapter number 1 of science part 1, standard 10th, gravitation. ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है सबको पता ही होगा। एक एग्जांपल दे दूं। अगर हम लोग बॉल ऊपर थ्रो करते हैं, चलो ऊपर बॉल फेंका तो क्या होता है बॉल के साथ? बॉल ऑटोमेटिक नीचे आता है। ठीक है, ऑटोमेटिक नीचे आता है। इसका मतलब क्या है? उसको नीचे कोई तो खींच रहा है। जो उसको नीचे खींच रहा है उसका नाम क्या है? ग्रेविटेशन। ठीक है, इतना याद रखना, जो नीचे खींच रहा है वो ग्रेविटेशन है। सो ये पहला पार्ट जो है, ये ग्रेविटेशन जो है, मुझे नहीं लगता इसमें किसी को डाउट होगा। दिख रहा है ग्रेविटेशन टेक्स्ट बुक में? ठीक है, बहुत सिंपल है ना। अब हम लोग किसमें आएंगे अभी? फोर्स एंड मोशन। चलो, फोर्स एंड मोशन क्या होता है मुझे बताओ। फोर्स एंड मोशन सिंपल हमको पता है ना क्या है। फोर्स का मतलब क्या? कोई ताकत। और ताकत लगाएंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हम लोग, अगर फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या होगा? या तो मूवमेंट होगा, या तो वो ऑब्जेक्ट टूटेगा, या फिर क्रैश होगा, या फिर उसका शेप चेंज होगा। हम लोग ने यही पढ़ा है ना बेसिक डेफिनेशन। तो ये देखो नीचे क्या होता है, वी हैव सीन दैट अ फोर्स इज नेसेसरी टू चेंज द स्पीड एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग को मूव कराने का है, या फिर उसको कुछ तो उसके साथ कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अगर फोर्स नहीं हुआ तो वो ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहेगा। ठीक है, चलो आ जाओ। अब नीचे आते हैं हम लोग। सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोला है? सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सर्कुलर मोशन क्या है? तुम लोग ने वो टॉप घुमाया है, भौरा, जो हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र में बेसिकली उसको भौरा बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको टॉप बोलते हैं, टीओपी, टॉप। उसको घुमाया है। वो क्या होता है? एक पर्टिकुलर सेंटर से राउंड घूमता है। एक पर्टिकुलर सेंटर से राउंड घूमता है। उस टाइप के मोशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कुलर मोशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी फैन घूमता है, फैन घूमता है ना, फैन, उसका एक पॉइंट रहता है डंडे जैसा, और वो घूमने लगता है। परफेक्ट। तो वो एक सर्कुलर मोशन हो जाएगा। और अच्छा एग्जाम्पल चाहिए सर्कुलर मोशन का, तो हाँ, जब हम लोग देखो हाथ में एक रस्सी को, और रस्सी के आगे एक बॉल को बांध लेते हैं, तो बॉल को ऐसा ऐसा हाथ में घुमाते हैं ऊपर हवा में। सो क्या होता है? वो भी सर्कुलर मोशन होता है। अभी जैसे यहाँ पे मेरे डिस्प्ले पे देखो, ये एग्जांपल दिख रहा है। ये जो लड़का है, एक बॉल को फेंकने वाला, मतलब ये गेम होता है, वो गेम परफॉर्म कर रहा है। बट यहाँ पे हम लोग ने सर्कुलर मोशन कैसे यूज किया, देखो बताते हैं। ये सेंटर क्या है आदमी का? समझ लो, ये सेंटर जो उसका शोल्डर है, उसका सेंटर हो जाएगा। ठीक है, और उसके सेंटर से जो पूरा डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? रेडियस आर, रेडियस हो गया। और ये जो बॉल है, ये जो बॉल है मेटल का बॉल, उसका मास एम ले लिया। ठीक है, मेरा कलर ये, मैं दूसरा कलर चेंज करता हूँ, रुको। हाँ, ये एम हो जाएगा मास, और ये आर हो जाएगा। क्लियर? सो अब इसके ऊपर क्या है, देखो बॉल ऐसा ऐसा घूमेगा, इधर जाएगा, फिर इधर से नीचे आएगा वापिस, मतलब गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, विथ कांस्टेंट स्पीड। स्पीड क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, स्लो फास्ट नहीं होना चाहिए। स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा। अब मुझे बता, देखो इसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, वो ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन में क्या होगा? पहले तो सर्कुलर पाथ होगा। क्या होगा? सर्कुलर पाथ होगा। एक पहला पॉइंट क्या है? सर्कुलर पाथ होना चाहिए। सेकंड क्या होना चाहिए मुझे बताओ? कांस्टेंट स्पीड। हाँ, अब मुझे बताओ, स्पीड कांस्टेंट है, बट जो वेलोसिटी होगा वो डिफरेंट होगा कि नहीं? डिफरेंट वेलोसिटी। अब बोलेंगे बच्चे ये क्या बात हुई, स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी भी कांस्टेंट होनी चाहिए। नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो, वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? वेलोसिटी को क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। परफेक्ट। जब एक सर्कुलर मोशन पूरा कंप्लीट हो जाएगा, सपोज मेरा पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? ये था, ए था। डायग्राम में देखो, तो घूमेगा पूरा। ठीक है, घूम के वापस ए के पास ही आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरा, मुझे बताओ? डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट सेम है। उस केस में वेलोसिटी की वैल्यू क्या मिल जाएगी हमें? जीरो मिल जाएगी। और स्पीड क्या हो जाएगा? पूरा सर्कल का डिस्टेंस क्या होता है? सरकमफेरेंस होता है, 2 पाई आर होता है। परफेक्ट। 2 पाई आर अपॉन टाइम हो जाएगा। ये याद रखना, स्पीड और डिफरेंट वेलोसिटी क्यों है रहा है। ठीक है, और अब मुझे बताओ, ये चीज तो फॉलो कर ले, चलो सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड होना चाहिए, कांस्टेंट स्पीड होना चाहिए, और सर्कुलर पाथ होना चाहिए। बस इतना हमको पता है, सर्कुलर पाथ और कांस्टेंट, इतना चीज है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। अब सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से जनरेट हो रहा है? अभी बंदा जो बॉल फेंक रहा है, बॉल तो बंदे से दूर जाना चाहिए ना, क्योंकि उसका वजन है, तो वो अगर घुमा रहा है तो आगे निकल जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग फैन रोटेट करता है जब,
और फैन के ऊपर एक कॉइन रखो, तो जब फैन ऑन होगा तो कॉइन क्या होगा, उस जगह पे रुका रहेगा कि गिर जाएगा? गिर जाएगा ना। तो गिर रहा है इसका मतलब क्या, उसके ऊपर कोई तो फोर्स एक्ट हो रही है। ठीक है, बाहर चले गया, बाहर चले गया, देखो अगर वो बॉल बाहर चले गया होता तो उसका नाम हमारे पास दूसरा आ जाता है, क्या हो जाता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये तुम्हारे पोर्शन में नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज में बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जब बस में बैठे रहते हो, जब बस टर्न लेता है, टर्न लेता है तो क्या होता है, हमारा बॉडी उसके अपोजिट डायरेक्शन में बेंड होता है। सपोज मेरा बस राइट की तरफ टर्न ले रहा है तो मेरा बॉडी लेफ्ट की तरफ जाता है। लेफ्ट की तरफ भाई कौन बैठा है इसको खींचने वाला? जो ये हो रहा है वो एक फॉल्स फोर्स है, सूडो फोर्स है। उस फोर्स का नाम क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो हमारे पोर्शन में नहीं है, जस्ट फॉर नॉलेज आई एम सेइंग। ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पे इस केस में जो ये बंदा यहाँ पे बॉल को फेंक रहा है, घुमा रहा है, बॉल दूर नहीं जा पा रहा है, मतलब बॉल को कोई तो खींच रहा है। बॉल को कौन खींच रहा है? देखो ये जो स्ट्रिंग है बंदे ने हाथ से पकड़ा है, वो अपनी तरफ खींच रहा है कि नहीं? उसका डायरेक्शन क्या है? बंदे की तरफ है। उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, जो सेंटर की तरफ एक्ट होता है। जो सेंटर की तरफ एक्ट होता है, अगर सर्कुलर मोशन है तो उस बॉडी के ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ पे एक्ट होता है? टुवर्ड्स द सेंटर। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, और अगर यही अभी मैं बात करूं सेंट्रीफ्यूगल की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये कहाँ पे एक्ट होगा मुझे बताओ? एक्ट अवे फ्रॉम सेंटर, अवे फ्रॉम सेंटर। अब इसमें एक पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो नोट करनी पड़ेगी। ये जो एक्ट हो रहा है, मतलब जो भी हो रहा है, वो किसके थ्रू हो रहा है? अलॉन्ग रेडियस हो रहा है कि नहीं? अलॉन्ग रेडियस मतलब जो रेडियस है उसके थ्रू ही हो रहा है ना। ये ऐसा तो है नहीं कहीं से भी उठ के आ जा रहा है भाई। तो हमको ये चीज मेंशन करके बोलना पड़ेगा, अलॉन्ग रेडियस। ये दोनों के लिए कॉमन रहेगा, तो मैं दोनों के लिए एक साथ दिख रहा हूँ, देखो, अलॉन्ग रेडियस। ठीक है, रेडियस के थ्रू एक्ट होगा। सेंट्रीपिटल एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर। क्या बोलेंगे हम लोग? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट्स अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर, एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द रेडियस। ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर। चलो, इतना हो गया सर्कुलर मोशन और सेंट्रीपिटल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तो अभी कुछ दिया नहीं है यहाँ पे, होता है आगे आगे आपको पता चलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है। चलो, अब आ जाओ केपलर्स लॉ पे। केपलर्स लॉ क्या बोलते हैं, चलो मुझे बताओ, मुझे भी आप लोग बताओ केपलर्स लॉ क्या बोलते हैं। देखो बोलो, प्लेनेटरी मोशन हैज बीन, केपलर्स लॉ पे आते हैं, केपलर्स लॉ, ये पार्ट उसका कुछ तो है, चलो पढ़ते हैं। प्लेनेटरी मोशन had been observed by astronomers since ancient time. Before Galileo, all observation of the planet position were made with the naked eye. सोचो, इंसानों की आंखों से पोजीशन बताया गया था पहले, टेलीस्कोप नहीं था पहले बताने के लिए। क्या बोला यहाँ पे? ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेट्स पोजीशन वेर मेड विद नेक्ड आईज। नेक्ड आईज मतलब आंखों के ऊपर कुछ लगा हुआ नहीं था, ऐसे ही देखा वो लोग ने। सोचो, बाय द 16th century a lot of data were available about planetary position and motion. जॉन्स केपलर स्टडीड दिस डेटा, मतलब जो केपलर जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये जो डेटा को स्टडी किया, ही नोटिस दैट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स फॉलो सर्टेन लॉ। कुछ तो फॉलो करते हैं। ही स्टेटेड थ्री लॉज डिस्क्राइबिंग प्लैनेटरी मोशन, दीज आर नोन एज केपलर्स लॉ, विच आर गिवन बिलो। चलो नीचे आया है, देखो देखो क्या बोलता है। अच्छा हाँ, पहले मुझे एलिप्स बताओ। चलो ये अभी एलिप्स क्या होता है मुझे वो तुम लोग को बताना पड़ेगा, क्योंकि एलिप्स के बिना ये टॉपिक कवर ही नहीं कर पाओगे। एस बी नो, देखो मुझे बताओ, ये सर्कल है, आप लोग मानते हो कि नहीं सर्कल? ये गोला सर्कल, लो डायग्राम पे मत जाना, सर्कल है ये सेंटर है और ये रेडियस है। रेडियस का मतलब क्या होता है? हर जगह पे कांस्टेंट होता है। उसी वे में एलिप्स क्या होता है मैं यहाँ पे बताता हूँ, देखो एलिप्स, एलिप्स ऐसा होता है, उसके दो सेंटर होते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, दो सेंटर होते हैं। अब उसका डायग्राम देखो, वहाँ पे बुक में ही दिया है, मैं बुक का ही बताता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं बनाता हूँ, मैं बुक में बताता हूँ। देखो बुक में ये डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम, इसमें F1 और F2 आपका क्या है? F1 और F2 क्या है? सेंटर से। अब ये लोग का बोलने का मतलब क्या है, जो अगर सरकमफेरेंस पे एक भी पॉइंट ले लेंगे, सपोज मैंने बी ले लिया, तो उसका डिस्टेंस ये वाला बी F1 में, इसका डायग्राम यहाँ पे बना रहा हूँ, डायग्राम में देखो, आ जाओ मेरे साथ, मैं बाद में इरेज कर दूंगा। हाँ चलो,
ये एलिप्स का पार्ट है। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ बी, ये मेरा सेंटर F1 था, ये मेरा सेंटर F2 था, ठीक है। फोकस, इसको यहाँ पे फोकस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस। जैसे रेडियस सर्कल वाले पार्ट में हम लोग उसको सेंटर बोलते हैं, इसको यहाँ पे फोकस बोलते हैं। चलो अभी मैं दूसरा पॉइंट भी ले रहा हूँ, दूसरा पॉइंट सपोज मैं यहाँ पे ले ले रहा हूँ, और इसको मैं ए बोल देता हूँ। तो हमारा एलिप्स का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, एलिप्स का प्रॉपर्टी क्या बोलता है, बी F1 प्लस BF2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू AF1 प्लस AF2। ये समझा तुम लोग को, ये इक्वल होगा कैसे होगा, ये जो डिस्टेंस है ये देखो ऐसा वाला, मैं इसको किससे कलर करूं, हाँ नहीं, चलो कलर चेंज करता हूँ मैं, ब्लू। ये देखो, जो इधर ऐसा ऐसा ये वाला डिस्टेंस है, ये ब्लू पार्ट, ये ब्लू पार्ट और ये ब्लू पार्ट, डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा। ये एलिप्स का प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, याद रहेगा पक्का, नक्की। चलो अब हम लोग इसको इरेज कर देंगे, ये एलिप्स होता है, इतना याद रखना। हाँ। अब पहला लॉ क्या बोलता है, देखो केपलर्स फर्स्ट लॉ, इसको हटा दो पहले, ये क्यों नहीं हो रहा है भाई, पूरा हो जा रहा है, चलो मैं इसको माउस से कर देता हूँ। नहीं होएगा, पूरा नहीं होगा, एक साथ जा रहा है ये। चलो, केपलर्स लॉ इतना याद रखें, केपलर्स लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, द ऑर्बिट ऑफ प्लेनेट इन एन इज एन एलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। इसका मतलब क्या है, अभी यहाँ पे आ जाओ, ये ऑर्बिट्स है, देखो ये लाइंस जो दिख रहे हैं ऑर्बिट्स है, पक्का। ये भी एक लाइन है, ये एक पॉइंट हो गया, देखो ये एक लाइन हो गया, ये एक हो गया। ये सब क्या बोल रहा है, एलिप्स शेप बोल रहा है, सर्कल शेप नहीं बोल रहा है। हम लोग अभी तक क्या सोचते थे, सर्कल सोचते थे ना, बट ये कौन सा शेप है, एलिप्स है, इतना याद रहेगा। विथ, उसके आगे देखो कुछ बोला है, विथ द सन एट वन ऑफ द फोकाई। अभी मैंने एलिप्स का क्या बताया था, F1 F2 दो फोकाई था, तो किसी एक फोकाई पे सन हमारा सिचुएटेड रहेगा। तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, इस लॉ को और एक नाम क्या दिया जाएगा, कुछ नाम है, नहीं 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 नहीं, कुछ और नाम नहीं है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसका नाम मैं डेफिनेट लिख देता हूँ, चलो यहाँ पे। ऑर्बिट्स क्या है, पहला लॉ क्या है, द ऑर्बिट ऑफ अ प्लेनेट इज एन एलिप्स, ठीक है, विथ द सम, नहीं सन, मैंने सम लिख दिया बाय मिस्टेकली, विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। इसका मतलब क्या था, अगर मेरा ये एलिप्स है, ये ऑर्बिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑर्बिट। तो प्लेनेट सपोज यहाँ पे, ये प्लेनेट है मेरा, तो सन कहाँ पे होगा, या तो इस पॉइंट पे होगा, या तो इस पॉइंट पे सन होगा, या तो सन इधर होगा, या तो सन इधर होगा। क्लियर है, माइंड में याद रहेगा पक्का। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, केपलर सेकेंड लॉ, केपलर का कौन सा लॉ, सेकेंड लॉ। द लाइन जॉइनिंग द प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मतलब क्या आ रहा है, चलो यहाँ पे आ जाओ, डायग्राम में आ जाओ। सपोज मेरा सन यहाँ पे है, ये मेरा डॉट सन है, और ये मेरा प्लेनेट, चलो प्लेनेट यहाँ पे है सपोज, हाँ क्या, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर दूं, और इसको, मुझे इधर से इधर जाने तक कितना टाइम लगा, T1 लगा, ठीक है। ए से बी जाने के लिए मुझे कितना टाइम लगा, T1 लगा, और यहाँ पे मेरा सन था। तो जितना मुझे टाइम 1 लगा, वही पार्टिकल मेरा यहाँ पे होता, सपोज सी रहता, उसको डिस्टेंस नहीं देखा जाएगा, एरिया देखा जाएगा। एरिया, ट्रायंगल का एरिया मालूम है, हम लोग ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट समथिंग। तो ये एरिया और ये डी वाला एरिया, ये एरिया सेम होएगा, समझा। क्या बोल रहा है देखो, द लाइन जॉइन द प्लेनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसको T1 लगा, तो इसको भी T1 में इतना डिस्टेंस जाएगा ही, डिस्टेंस ज्यादा हो गया क्योंकि
देखो यहाँ पे एरिया तो कवर करना पड़ेगा ना। सपोज इसका एरिया कितना रहा होगा, इसका एरिया हमारा 10 रहा होगा, तो इसका एरिया भी हमारा कितना होगा, 10 होगा। एरिया मालूम है ना क्या होता है। ठीक है, चलो अभी हमें इरेज कर दिया। एरिया सेम होगा, इतना याद रखना। सेकेंड लॉ भी हो गया, सेकेंड लॉ में नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, वो टेक्स्ट बुक में है। थर्ड लॉ क्या बोल रहे हैं देखो। अब थर्ड लॉ पे आ जाओ। बेसिक सा है, बस जरा सा उसको ध्यान देने की जरूरत है, उसको हम लोग बाद में डिराइव भी करेंगे, बट अभी के लिए उतना जरूरत नहीं है। द स्क्वायर ऑफ इट्स पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन मतलब क्या। एक रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है, एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन के लिए कितना टाइम लगता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी। एक कंप्लीट रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। अराउंड द सन, पूरे सन के चक्कर काटने के लिए कितना टाइम लग रहा है, जैसे हमारे अर्थ को कितना टाइम लगता है, 365 डेज लगता है, हमारे अर्थ को कितना लगता है, 365 डेज लगता है, तो ये टाइम पीरियड है। उसके आगे कुछ बोला है देखो, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। मतलब क्या है, अगर ये मेरा सन है और मेरा ये प्लेनेट है, तो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस केस में ये R1 है, ये R2 है, R3 है। हर जगह पे अलग अलग छोटा बड़ा होते रहेगा, होएगा कि नहीं होएगा। अब पूरे का मीन कैसे निकालते हैं, याद है मीन का फॉर्मूला क्या आता है, स्टैटिस्टिक में पढ़े थे हम लोग, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो मीन आ जाएगा। मीन सपोज लो हमारा कैपिटल आर है, तो हमको क्या बोलते हैं, जो टाइम पीरियड है वो किसके स्क्वायर, देखो यहाँ पे कुछ बोला है द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, यहाँ पे देखो ये लाइन पढ़ो, द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड। देखो अभी मेरे बोर्ड पे देखो, द स्क्वायर ऑफ इट्स टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। क्यूब ऑफ द आर क्यूब, ये याद रखना हमको जरूरी है। यहाँ पे अभी देखो मैं डेफिनेशन इस सिंबल को देख के बनाऊंगा। द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ इट्स रिवोल्यूशन अराउंड द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे आ जाओ, वापिस आ जाओ, क्या बोल रहा हूँ सुनो, ये पार्ट देखो, रेड वाला पार्ट देखो, हाईलाइटेड पार्ट। हाँ, ये चीज क्या है, टाइम पीरियड है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ अ प्लेनेट of of revolution, the square of time period of a planet of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun। ठीक है, तीन लॉ थी, याद हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको ऑर्बिटल लॉ भी बोलते हैं, ऑर्बिटल लॉ। इसको केपलर्स लॉ ऑफ एरिया भी बोलते हैं, इसको लॉ ऑफ एरिया भी बोलेंगे, इसको लॉ ऑफ टाइम भी बोलेंगे, लॉ ऑफ टाइम। अलग अलग वर्ड से इसको आपको पूछा जाएगा, ठीक है। ऑर्बिटल लॉ और लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ टाइम, पक्का। केपलर्स लॉ यहाँ पे हो गया हमारा। अब आते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बोलता है हमें देखो, all the above consideration including Kepler's law led Newton to formulate his theory of universal gravity. According to this theory, every object in the universe attracts every other object with a definite force. This force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and is inversely proportional to the square of the distance between them. अब ये बोलना क्या चाहता है वो देखते हैं। चलो, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे देखो, ये ऑब्जेक्ट नंबर 1 है, ये ऑब्जेक्ट नंबर 2 है। तो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ, मतलब न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग ये क्या हो जाता है, ध्यान से देखना नहीं तो गड़बड़ होगी, पक्का, और गड़बड़ होगा ही होगा। सेंटर से सेंटर से डिस्टेंस को हम लोग ने क्या ले लिया, डी ले लिया, कंफर्म। तो इनके बीच का जो फोर्स है, जो दो ऑब्जेक्ट 1 और ऑब्जेक्ट 2 के बीच का फोर्स है, ये फोर्स को मैं एफ दिखाता हूँ, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यहाँ पे देखो ये लाइन पकड़ो, is directly proportional to the product of the masses of two object। क्या बोला है, the force is directly proportional to the product of masses of the two object। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब m1 डॉट m2 होगा कि नहीं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द, देखो नीचे दिया है, एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब डिस्टेंस मेरा d था, तो d स्क्वायर होगा कि नहीं। पूरे को अगर हम लोग ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाना चाहेंगे, तो हमको ये क्या देगा, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वेर। कंफर्म, ये जी हमारा क्या बोलता है,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। और इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, कहाँ पे इसका वैल्यू दिया नहीं है क्या तुम लोग को? ये तो बड़ी दुविधा है यार। ये देखो यहाँ पे दिया है, देखो ये एक न्यूमेरिकल में दिया है। मैं जी की वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट तुम लोग इसको अच्छे से याद कर पाओ। कहाँ लिखूं मैं, बताओ? यहाँ पे लिखता हूँ। जी की वैल्यू क्या है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। बहुत कम है, बहुत छोटा है। और यूनिट क्या है इसका, ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे आया वो डेरिवेशन भी कर सकते हैं हम लोग, बट अभी उसकी जरूरत नहीं है। बस तुमको ये याद रखना है इसकी वैल्यू। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए तुमको पूछ सकता है, गिव द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दैट इज। चलो, अब इसके टेक्स्ट बुक में क्या आया है? हाँ चलो, फॉर्मूला तो आ गया। हाँ, अब बोला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स वो अभी हम लोग आगे जब भी सोल्यूशन लिखूंगा तब बताऊंगा तुम लोग को। ये भी ये सब देखने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्चुअली जाने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल्स आएंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करेंगे टेक्स्ट बुक सोल्यूशन के वीडियो में, सब करेंगे, ठीक है। हाँ, अब आता है अर्थ ग्रेविटेशन। क्या आ रहा है, अर्थ ग्रेविटेशनल। यहाँ पे कहाँ गया ये, देखो एक पार्ट मिस हुआ क्या कोई? हाँ नहीं नहीं, अर्थ ग्रेविटेशन ही है, चलो। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता रहेगा? अभी जो मैंने बताया था, अगर एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंक रहे हो, नीचे आ रहा है, तो उसको कौन एक्ट कर रहा है? ग्रेविटेशन एक्ट कर रहा है। उसी फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, बस इतना बोलना है, फॉर एन ऑब्जेक्ट अर्थ पुल्स इट टुवर्ड्स इटसेल्फ, दिस फोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल फोर्स। बस, ठीक है। अब आ जाओ, अर्थ ग्रेविटेशनल एसेलरेशन। अर्थ ग्रेविटेशनल एसेलरेशन। एसेलरेशन मतलब क्या? अब बॉडी को ना कहीं कहीं ज्यादा तेजी से खींचेगा, कहीं कहीं कम तेजी से खींचेगा, वो एक्सेलरेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम लोग इक्वेटर को, अच्छा ठीक है अभी फिलहाल के लिए ये देखो, इस डायग्राम में आ जाओ, इस डायग्राम को देखो। ये बॉडी यहाँ पे नीचे खड़ा है, ये भी नीचे खड़ा है, ऊपर खड़ा है। सब तीनों को कैसे, अगर इसको कोई तो फोर्स खींचता होगा ना, उस फोर्स को खींचने वाला कौन है? जी है। क्या है? स्मॉल जी। इसको स्पीड कितना एक्सेलरेट कर रहा है वो मैटर करता है। अब इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। हमारे पास जी का वैल्यू क्या है, बेसिकली हम लोग जी, जी इज इक्वल टू 9.8 लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। जी का वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एवरेज मीन वैल्यू यही है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे तुम्हारे डायग्राम में दिया है, डायग्राम बोल रहा हूँ मैं, ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, सॉल्व करके बताया है। क्या बताया देखो, हमारे पास मैं यहाँ पे भी कर ले सकता हूँ, देखो हमको पता है, इसके पहले हम लोग ने क्या बॉडी का निकाला था, जी m1 m2 अपॉन d² था। और F का एक और फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटेशन इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन d²। ये m किसका ले लूं मैं, m2 वाला ले लूं, ठीक है। तो m2 कट हो जाएगा, ठीक है। और m1 किसका है, अर्थ का मास है। m1 किसका है, अर्थ का मास है। इतना ठीक है। तो देखो g की वैल्यू भी हमारे पास कांस्टेंट है, 6.67 समथिंग। अर्थ का मास भी कांस्टेंट है। और डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा, रेडियस ऑफ अर्थ हो जाएगा। तो हमको इसको सॉल्व करने के बाद ये जी का वैल्यू मिलेगा, ये जी का वैल्यू हमको मिलेगा। इस जी की वैल्यू कितनी आती है, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसी की चीज को यहाँ पे लोग ने लिख के दिखाया है, ठीक है। रीड करेंगे, इजी हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। अब हम लोग किस पे आते हैं, वेरिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ जी, वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। अब इसका वैल्यू कैसे चेंज होता रहेगा, चलो देखते हैं। पहला तो चेंज अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ बोला है, मैं देखो डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। सपोज ये मेरा अर्थ है, ये क्या है मेरा अर्थ, तो ये पॉइंट क्या, ये पार्ट क्या हो जाएगा मेरा, बताओ? इक्वेटर होगा कि नहीं, ठीक है। और ये क्या होगा मेरा, बताओ? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ये एग्री करते हो कि नहीं मुझे बताओ। चलो, अब इसमें ध्यान से देखने की जरूरत है। यहाँ का डिस्टेंस सपोज मेरा ये d1 है, यहाँ का डिस्टेंस मेरा सपोज d2 है। कौन बड़ा है, d2 बड़ा है कि नहीं d1 से?
पक्का एग्री करते हो? तो अब मुझे फोर्स का फॉर्मूला बताओ, फोर्स का फॉर्मूला क्या था? फोर्स इज इक्वल्स टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर या फिर डी स्क्वायर बोलो। अभी नीचे आर है, सपोज मेरा ये एग्जांपल लो, 2/3 एंड 2/5, कौन सा नंबर बड़ा है मुझे बताओ? सॉल्व करने आता है ना? हमको डायरेक्टली पता चल रहा है कि 2/3 बड़ा है। क्यों बड़ा है? जिसका डिनोमिनेटर छोटा होता है वो फ्रैक्शन बड़ा हो जाता है। तो अभी जिसका डिस्टेंस छोटा है, किसका डिस्टेंस छोटा है? देखो, पोल वाले का डिस्टेंस छोटा है, पोल वाले का डिस्टेंस छोटा है, D1 छोटा है, यहाँ पे देखो मैंने बताया था। तो इसका फोर्स क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा। इसका एफ जो होगा वो हाई होगा, और इसका जो एफ होगा वो लो होगा। इसका एफ जो होगा वो लो होगा। एग्री करते हो कि नहीं? चलो अभी यहाँ पे पढ़ लो। चेंजिंग अलोंग द सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस मतलब कि यही पोल और इक्वेटर के थ्रू। पोल पे हाईएस्ट होगा और इक्वेटर पे लो होगा। तो हमको यहाँ पे एक कंक्लूजन क्या मिलता है? पोल पे मैक्स होता है और इक्वेटर पे मिनिमम होता है ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ठीक है? जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है, स्मॉल जी की वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। लिखने की क्या बात है, यही जी है और ये भी जी है। ठीक है? याद रखना कैसे चेंज हो रहा है, डिस्टेंस की वजह से ग्रेविटी पे असर आता है। अब यहाँ पे रीड करते हैं। The reason is that the shape of Earth is not exactly spherical, and so the distance of point of the surface of the Earth from its center differs somewhat from place to place. ठीक है, उतना याद रखने की जरूरत नहीं है, बस हमको ये याद रखने का है the value is thus highest 9.382, 9.832। यहाँ पे कितना होता रहेगा? हाईएस्ट कितना है? 9.832। और लोएस्ट कितना होता है वहां पे? देखो 9.78। यहाँ पे कितना होता है? 9.78। डिफरेंस समझा कुछ? डिस्टेंस की वजह से वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन पे असर आ रहा है। याद रखना, क्लियर कर लो अपने माइंड पे। पक्का ये पार्ट समझा है? अब इस पार्ट को ही मैं अगेन हाइट के थ्रू बताता हूँ, बाजू में शिफ्ट कर लेता हूँ। चलो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, Ctrl+V। चलो, अब हाइट के थ्रू क्या होता रहेगा वो सोचो जरा। सपोज यहाँ पे सेंटर है, ये डिस्टेंस मेरा जो सरफेस पे डिस्टेंस आर रहता है, और ये मेरा परसेंट है, ये मेरा परसेंट है, समझो ये फ्लैट वाला मेरा परसेंट है। हम लोग का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ मुझे? एफ इज इक्वल्स टू जी M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर आएगा। हाँ कि ना बच्चों? चलो अब एक पर्टिकुलर हाइट पे जाता हूँ। पर्टिकुलर हाइट, ये एच हो जाएगा। तो दूसरा फोर्स क्या हो जाएगा? F1, और ये F2 कौन सा हो जाएगा? जी वही रहेगा, M1 M2 वही रहेगा। बड़े डिस्टेंस क्या हो जाएगा बताओ मुझे? आर प्लस एच द होल स्क्वायर। पक्का? तो सपोज अगर आर मेरा 2 था तो ये मेरा 3 था, तो ये क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा मेरा? 3 स्क्वायर। 2 स्क्वायर। अभी इसको बताओ मुझे कौन सा नंबर बड़ा है? ये नंबर बड़ा है। नंबर ये बड़ा है डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन कौन सा बड़ा हो जाएगा? एफ, ये वाला बड़ा होगा कि नहीं? एग्री करते हो कि नहीं करते हो? सपोज एग्जाम्पल, अगर मेरा ये 3/2 है और 3/5 है, कौन बड़ा होगा? ये नंबर बड़ा होगा ना, क्योंकि इसके डिवाइड में छोटा नंबर है। माइंड में डाल के रखो, छोटे नीचे नीचे जितना नंबर छोटा होगा वो फ्रैक्शन उतना ही बड़ा होगा। तो यहाँ पे फोर्स किसका बड़ा हो जाएगा? F1 बड़ा हो जाएगा कि नहीं? इसलिए हम लोग बोलते हैं जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कम होगा। क्या होगा? लिख लेते हैं। हाइट इंक्रीज होगा तो ग्रेविटी क्या होगा? डिक्रीज होगा। याद रहेगा? पक्का? हाइट और हाइट डिक्रीज होगा तो ग्रेविटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। माइंड में क्लियर है? सरफेस से, हाँ सरफेस के अंदर नहीं जा रहे हम लोग, अभी सब सिर्फ सरफेस से बात हो रही है। अभी हमारी बात किससे हो रही है? सरफेस से हो रही है। सरफेस के जितना ऊपर जाओगे उतना ग्रेविटी कम होगा। माइंड में डाल के रखो। अब चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। चेंज विथ डेप्थ, गहराई के साथ क्या होता है? गहराई में क्या होता है? चलो और एक मैं पेस्ट करता हूँ, अभी तुमको पता चलेगा।
ठीक है। अभी सपोज सपोज ये मेरा सेंटर है, मेरा पहले आर ये था, गहराई में आया, इस गहराई को मैंने क्या ले लिया, डिस्टेंस डी ले लिया, गहराई में जा रहा हूँ, डेप्थ ले लिया, ठीक है। सो मेरा इतना पार्ट देखो ये, अब मेरा डिस्टेंस किधर से मेरे को मेजर करना रहेगा, मेरा आर ना क्या हो जाएगा मालूम है क्या, जो एफ का ये फॉर्मूला था, एफ इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर था, अब ये क्या बन जाएगा, जी m1 m2 अपॉन आर माइनस डी द होल स्क्वायर बन जाएगा। माइंड में याद रहेगा, माइनस हो रहा है, अगर माइनस हो रहा है तब इसका डिस्टेंस यहां से मेजर करना पड़ेगा हमको, ये वाला डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, देखो ये वाला पार्ट, आ, आ, ये वाला पार्ट हो जाएगा आर माइनस डी वाला, पक्का। बट इस चलते आर तो छोटा हो रहा है, मैं एग्री करता, आर छोटा हो रहा है तो हमारा ग्रेविटी इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शन में नंबर डिनोमिनेटर का छोटा हो रहा है। बट क्या हम लोग को ये दिख रहा है, ये मास जो है, ये मास है वो भी कम हो रहा है, ये मास जो मैं दिखा रहा हूँ रेड पेन से ऐसा कुछ भी कर करके, वो कम हो रहा है। मतलब अगर ये m1 मेरा मास था, m1 मेरा मास था, वो कम हो गया, अगर वो भी कम हो रहा है, नीचे भी कम हो रहा है, तो मतलब इनडायरेक्टली इफेक्ट जो आ रहा है वो ग्रेविटी को कम कर रहा है, ग्रेविटी को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। तो हमारा यहाँ पे इस केस में क्या हो जाएगा, अगर गहराई बढ़ेगी तो ग्रेविटी क्या होगा, वो घटेगा। जैसे जैसे डेप्थ अंदर जाएगा, जैसे गहराई अंदर जाएगा, जैसे अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, वैसे वैसे ग्रेविटी कम होगा। और सेंटर पे आने के बाद क्या हो जाएगा बताओ मुझे, जो m1 की वैल्यू होगी एट अ पॉइंट सेंटर, एकदम सेंटर पे, इस सेंटर पे m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो उसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होता रहेगा वो भी जीरो हो जाएगा। दैट इज वाई एट द सेंटर, एट द सेंटर ऑफ अर्थ, जी इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये याद रखना, पेपर में क्वेश्चन भी आएगा, सोल्यूशन भी है उसका, हम लोग करेंगे, ठीक है। तीन कंडीशन थे सरफेस पे, देखो बताओ मुझे क्या क्या कंडीशन थे। सरफेस पे पोल होता है और इक्वेटर होता है, पोल पे मैक्सिमम होगा और इक्वेटर पे कम होगा, क्यों कम होगा, डिस्टेंस की वजह से, ठीक है। उसका सेकंड कंडीशन क्या था, हाइट के थ्रू, जैसे जैसे हाइट बढ़ेगा वैसे वैसे जी की वैल्यू कम होगी, याद रहेगा, तीन कंडीशन है। और गहराई की बात, जैसे जैसे गहराई बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी जी की वैल्यू कम होगी। माइंड में क्लियर है, पक्का। चलो, मास एंड वेट, अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, मास एंड वेट। 1 2 3 स्टार्ट। सो वी आर ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज मास एंड वेट। मास और वेट होता क्या है बेसिकली, ये हमें जानने की जरूरत है। बहुत सिंपल फंडा है, बहुत इजी है, कर लेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, ग्रेविटी का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, देखो यहाँ पे दिया है, अर्थ का ग्रेविटी कितना होता है, 9.8 होता है बेसिकली ना, रैंडम मतलब अगर देखा जाए तो 9.8 होता है। अब ये देखो मास पे कितना हो रहा है, मार्स पे कितना हो रहा है, MASS नहीं, मास नहीं, ठीक है, 3.7 दे रहा है। और ये मून पे कितना है, 1.6 है। तो हमारा सबसे बेसिक फॉर्मूला बताओ मुझे, वेट का फॉर्मूला होता क्या है, देखो इधर, वेट, WEIGHT, वेट क्या होता है, mg, वेर m इज द मास। सपोज मेरा मास कितना है, 50 kg है, जैसे एग्जाम्पल में है 50 kg है, और अगर ग्रेविटी का वैल्यू ऑन अर्थ देखेंगे तो कितना आएगा, 9.8। और यही हमारा ग्रेविटी किस पे देखेंगे, मार्स पे देखेंगे तो 5.7 आएगा, 3.7, 3.7 आएगा, देखो इधर 3.7। तो ये सब की वैल्यू कितनी आ रही है, 185 न्यूटन आ रही है, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 490 न्यूटन। ये डिफरेंस आ गया, वेट में डिफरेंस आ गया, वेट वजन में डिफरेंस आ गया, ठीक है। मतलब क्या है, हमारा जो वेट है किस पे डिपेंडेंट है, ग्रेविटी पे, और मास क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटी। इतना समझ रहे हैं। अभी जैसे कि एग्जांपल देखोगे, बहुत सारे हम लोग ने यूट्यूब वीडियोस देखे रहेंगे जहाँ पे मार्स पे, जैसे बोलते हैं ना, वो गैलेक्सी में जब जाते हैं, स्पेस में जब जाते हैं एस्ट्रोनॉमर्स, तो वो लोग हवा में उड़ने लगते हैं, उनको वेटलेस फील होने लगता है, बहुत हल्का फील करने लगता है, क्यों, क्योंकि मून पे ग्रेविटी देखो कितनी है, 1.6 है, मून पे ग्रेविटी कितनी है, 1.6 है, मून की ग्रेविटी सबसे कम है। तो वहां पे हम लोग बहुत हल्का फील करने लगेंगे, ठीक है। तो इससे हमें पता क्या पता चलता है, वेट जो है, वेट डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी है, दैट्स व्हाई ये कांस्टेंट नहीं है, चेंज होते रहता है। तो हम लोग की डिफरेंस लिख देख लेते हैं, क्या है की डिफरेंस, हाँ, की डिफरेंस क्या होता है। और मास क्या होता है एक बॉडी का, बताओ मुझे, जो उसका एक्चुअल वेट है, मतलब एक्चुअल वेट नहीं, एक्चुअल मास है। अब जैसे कि एक लड्डू बना रहे हो तुम लोग, उसमें कितने दाने डालोगे, लड्डू का एग्जांपल छोड़ो, फॉर एग्जांपल सपोज अभी जैसे यहाँ पे 50 kg जो पर्सन का था, वो कहीं भी चेंज नहीं हो रहा था, वो तीनों जगह पे सेम है मास,
एक्चुअल में उसकी मैटर कितनी है, उस बॉडी के अंदर उसके मैटर कितने हैं, वो उसका मास होता है। ठीक है, की डिफरेंस देखते हैं, चलो मास का और वेट का। मास, वेट। मास क्या है बताओ मुझे? कांस्टेंट। कांस्टेंट हो गया ना मास तो। और ये चेंजिंग, ये चेंजिंग हो गया। हाँ, नॉट डिपेंडेंट ऑन किसके ऊपर? ग्रेविटी के ऊपर। डिपेंड किसके ऊपर करता है? डिपेंड ऑन ग्रेविटी। ठीक है, और ये भी इसका और बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, बट ये दो की डिफरेंस जो मैंने बोला, कांस्टेंट और नॉट डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, और वेट जो होता है चेंजिंग और डिपेंडेंट ऑन ग्रेविटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर तुमने माइंड में ये फिक्स कर लिया कि मास कांस्टेंट होता है तो कोई टेंशन नहीं है, और वेट चेंज होते रहता है। और हाँ, एक और चीज, मास कैन नॉट बी जीरो। कैन नॉट बी जीरो, सबसे इंपॉर्टेंट। और ये क्या होगा? कैन बी जीरो। वेट कैन बी जीरो। क्यों जीरो हो सकता है मुझे बताओ? सपोज ऐसा कोई जगह जहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं, फॉर एग्जाम्पल स्पेस, बहुत दूर, अर्थ से बहुत दूर, बहुत दूर, जहाँ पे ग्रेविटी की वैल्यू जीरो है, तो तुमको कैसा फील होगा? वेट ही नहीं फील होगा, तुम हवा में ऐसा मक्खन जैसा उड़ोगे। समझे? तो वहां पे हमारा जीरो हो सकता है। सो ये तीन की डिफरेंस है जो तुमको माइंड में फिक्स करना होगा मास और वेट के कंपैरिजन में। पक्का? वेट और मास में क्या चेंजेस आता है? वेट चेंज होता है और मास चेंज नहीं होता है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है देखते हैं, चलो क्या है अभी। फ्री फॉल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। चलो, फ्री फॉल क्या है पहले वो देख लेंगे, ग्रेविटेशन उसके बाद। पहले फ्री फॉल देखो क्या है। ये फ्री फॉल आ गया, टेक्स्ट बुक में हाईलाइट हो गया फ्री फॉल। अब फ्री फॉल क्या है भाई मुझे बताओ? सपोज किसी को मस्ती चढ़ी है, गया बिल्डिंग के टेरिस पे गया, ऊपर से एक बॉल नीचे फेंक रहा है, बिना फोर्स लगाए बस बॉल को ऐसा पकड़ा और छोड़ दिया। बॉल को पकड़ के रखा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा ये पेन है, ये पेन पकड़ा हूं मैं, पेन दिख रहा है, तो छोड़ दिया मैंने। वो गिरेगा, वो गिरेगा तो क्या हो रहा है? उस पर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है। पक्का? ठीक है, अब वो जो गिर रहा है ना, उसको हम लोग बोलेंगे फ्री फॉल, क्योंकि हमने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था, सिर्फ उसको छोड़ा था। ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस से नीचे नीचे जा रहा है। अगर वो नीचे आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब फ्री फॉल तो हो गया। अब एक एग्जांपल बताओ, अभी उसमें समझो जब भी मेरे हाथ में पेन था, पेन अगर मेरे हाथ में है तो उसकी वेलोसिटी क्या है? जीरो है। और जैसे जैसे वो नीचे जाएगा, जैसे जैसे वो नीचे जा रहा है, उसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है? क्योंकि उसके पास ग्रेविटेशनल जो पुल है उसको ज्यादा खींच रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे नीचे जाएगा वैसे इंक्रीज होगा वेलोसिटी। तो हमारे टेक्स्ट बुक में एक सेंटेंस बोला है, देखो यहाँ पे देखो, ये हमको ध्यान देना है। हाँ, thus the release stone is in free fall. In free fall, the initial velocity of an object is zero and goes on increasing due to acceleration due to gravity of the earth. ठीक है, जो ग्रेविटी की वैल्यू है उसको जैसे जैसे नीचे आएगा वैसे वैसे ज्यादा एक्ट करेगी। ठीक है, इसी के लिए बोल रहा है वो ग्रेविटी, अरे उसकी वेलोसिटी बढ़ते रहेगी। अब हमारे पास ये तीन इक्वेशन दिख रहा है, v इज इक्वल्स टू जी टी, एस इज इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू जी एस। ये सब कोई अभी ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस इक्वेशन है वो याद रखना। तीन इक्वेशन है हमारे पास, वो बाद में हम लोग देखेंगे। ठीक है, फ्री फॉल तो समझ गया सबको, बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के नीचे गिरना। बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सटर्नल फोर्स, याद रखना। फ्री फॉल जो है, फ्री फॉल जो है उसमें नो एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट, अगर एक्सटर्नल फोर्स दे रहे हो तो फ्री फॉल नहीं होगा। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं हम लोग, किस पे आएंगे, किस पे आएंगे, किस पे आएंगे? अच्छा, इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। चलो इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन यूज नहीं करेंगे, बाद में हम लोग मैं बताऊंगा वो यूज करेंगे। ठीक है, अब ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पे आता है। अगर मैं बोलूँ एक बंदा है, जिंदा है, हाँ जिंदा है, जिंदा है, मरा हुआ है, कैसा है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, लिविंग ऑब्जेक्ट है, कुछ भी है, उसे कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। एनर्जी होगी तभी तो कुछ काम कर सकता है। ठीक है, एनर्जी कितना है वो हमको पता कैसे चलेगा? देखो पहले हम लोग क्या बोलते थे? पोटेंशियल एनर्जी। दो फॉर्मूले थे हमारे पास, देखो बताओ क्या है? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है मुझे बताओ? एम जी एच। ये हमने बेसिक फॉर्मूला है जो लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़े हैं। ठीक है, ये एग्री करते हैं। ये कहाँ पे होता है? काइनेटिक एनर्जी किस चीज के लिए होता है? मोशन के लिए होता है। पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे होता है? रेस्ट वाले बॉडी के लिए होता है।
ठीक है, एग्री विद दैट, जो हमने पहले पढ़ा था वो गलत नहीं पढ़ा था, वो राइट है। बट अभी क्या आ रहा है मालूम है, जरा सा चेंजेस आ रहा है। मतलब कि जरा सा चेंजेस आ रहा है, वो देख लेंगे हम लोग क्या है, वो देखना पड़ेगा। अब देखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी टेक्स्ट बुक का टॉपिक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अभी कैसे निकालेगा? ये पोटेंशियल एनर्जी बॉडी का होता था सिर्फ बॉडी के वजह से, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से होगा? अर्थ के ग्रेविटेशनल इंफ्लुएंस की वजह से, जो हमको ग्रेविटी खींचती है उसकी वजह से भी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, वही है। उसका वैल्यू क्या दिया? अगर बहुत दूर होगा, अगर बहुत दूर है, डिस्टेंस इज एट इंफिनिटी, तो हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? जीरो होगा। और एच अगर जीरो हुआ, एच अगर जीरो हुआ, तो उस केस में हमारे पास एक फॉर्मूला दे दिया है, देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, जी माइनस जी ऑफ कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, वेर कैपिटल जी क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, उसकी वैल्यू क्या थी? 6.67 समथिंग थी कि नहीं थी? हाँ। कैपिटल एम क्या है? मास ऑफ अर्थ, किसका? मास ऑफ अर्थ। स्मॉल एम क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट है हमारा। कैपिटल आर क्या है बताओ मुझे? रेडियस ऑफ किसका? अर्थ का। एच क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम अर्थ। इतना याद रहेगा। और नेगेटिव साइन क्यों है मुझे ये बताओ? नेगेटिव साइन का कारण क्या है? क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट हमारे पास बॉडी, बॉडी के पास एनर्जी है ना, जो हमारा बॉडी है उसकी ग्रेविटी के अगेंस्ट है। ग्रेविटी नीचे खींच रहा है, उसके अगेंस्ट हमारे पास कुछ एनर्जी है, तो अगेंस्ट में आता है तो उसका नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, इसलिए हम लोग नेगेटिव साइन लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, याद रखना है हमको, माइनस ऑफ कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच। यह हमारा क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, बहुत बेसिक चीज था, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर एक हाइट पे रहेगा तो हम लोग को हाइट का वैल्यू डालना रहेगा। अब आते हैं स्केप वेलोसिटी। स्केप वेलोसिटी क्या होता है? अगर मैं तुमको बोलूं रॉकेट उड़ता है ऊपर, ऊपर उड़ने के लिए उसके पास कोई तो स्पीड होनी चाहिए, तभी तो वो ऊपर जाएगा। अगर ऊपर नहीं जा पाएगा, मतलब अगर ऊपर नहीं जा पा रहेगा, तो नीचे ही नीचे पूरा उसका फ्यूल वेस्ट हो जाएगा। ऊपर जाने के लिए हमको उसको क्या देना पड़ता है? एक वेलोसिटी देनी पड़ती है। तो एक वेलोसिटी देनी पड़ेगी, उस वेलोसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग? स्केप वेलोसिटी। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं एक बॉल को ऊपर उड़ाता हूँ, तो कुछ देर के लिए वो ऊपर जाता है। कब तक ऊपर जाएगा? जब तक उसके पास स्केप वेलोसिटी है, तब तक वो ऊपर जाएगा। पर ग्रेविटी उसको धीरे धीरे नीचे खींचता है, और नीचे खींचेगा तो क्या होगा? उसकी वेलोसिटी कम होगी, और वेलोसिटी कम होगी तो उसकी स्केप वेलोसिटी से वो कम हो जाएगा। स्केप वेलोसिटी से जैसे ही कम होगा, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। मतलब जीरो नहीं, मतलब नीचे आ जाएगा। देखो यहां तक बॉडी गया, ठीक है, मेरे इमेज में देखो यहां तक बॉडी गया, मैंने ऊपर उड़ाया, मतलब उसको मैंने वेलोसिटी दिया, वेलोसिटी उसको मिला, ठीक है। बट एक सर्टेन लिमिट का नीचे आ गया। क्यों नीचे आ गया? क्योंकि उसको ग्रेविटी ने खींच लिया। किसने खींच लिया? ग्रेविटी ने। और ये जो व्हाइट लाइन का मालूम है क्या है? ये स्केप वेलोसिटी है, VESC में से दिखा रहा हूँ, विस्केप वेलोसिटी। और ये कौन सा है? यहां तक हमारा ग्रेविटी एक्ट होता है, ये ग्रेविटी एक्ट होता है। इसके आगे गए, इसके ऊपर गए, नो ग्रेविटी। जैसे स्पेस में जाते हैं ना, तो नो ग्रेविटी आ गई। और सैटेलाइट को क्या करते हैं? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में रखते हैं, ताकि उसके ही राउंड में घूमते रहे, और वेलोसिटी उसको स्केप वेलोसिटी से ज्यादा दिया गया था, ताकि वो अर्थ के ग्रेविटी को छोड़ दे। रुको मैं क्लियर करता हूँ, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस ध्यान दो। सैटेलाइट, बॉल और रॉकेट, ये तीन चीज का डिफरेंस हमको समझना है। बॉल को हम लोग को अर्थ से दूर भेजना है क्या? नहीं भेजना है। तो हम लोग उसको स्केप वेलोसिटी नहीं दे पाते, क्योंकि अगर स्केप वेलोसिटी देंगे तो बहुत दूर चली जाएगा, आएगा ही नहीं वापस। स्केप वेलोसिटी का लिमिट ये है, ये लिमिट हमारा स्केप वेलोसिटी है। अगर इसके आगे गया बॉल, तो हमारे डायरेक्शन के पास नहीं आ पाएगा। और इधर पे क्या है? यहां तक हमारा ग्रेविटी एक्ट होता है, मतलब ग्रेविटी कुछ ना कुछ एक्ट होता है। इस लाइन के आगे नो ग्रेविटी, मतलब वो स्पेस आ जाएगा। और हमारा जो सैटेलाइट होता है, तुमको मालूम है ना, सैटेलाइट जैसे मून हमारे अर्थ का चक्कर काटता है, वैसे सैटेलाइट भी हमारे मून का चक्कर काटता है। तो उस चक्कर को कटाने के लिए उसको लिमिट में रखना पड़ेगा ना, ग्रेविटी के एक्ट में रखना पड़ेगा। इसलिए उसको इतना वेलोसिटी दिया जाता है, ताकि वो ग्रेविटेशनल एक्ट के पास अंदर रुके रहे। ये हमारा ग्रेविटेशनल पार्ट यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ग्रेविटी एक्ट होते रहती है। यहाँ पे ग्रेविटी क्या हो जाती है? यहाँ पे ग्रेविटी जीरो होगी। और रॉकेट को वापस बुलाना होता है क्या? रॉकेट को हमारे लिमिट में रखना होता है क्या? नहीं ना, हमको तो डायरेक्ट स्पेस में जाना होता है। तो स्पेस में जाना है तो हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा? ग्रेविटी के भी आगे जाना पड़ेगा, बियॉन्ड ग्रेविटी।
तो वहां पे हम हमारा वेलोसिटी कुछ ज्यादा ही हाई होता है। माइंड में गया, तीन डिफरेंस गया। बॉल के पास कौन सी वेलोसिटी होती है? वेलोसिटी होगी बट वो स्केप वेलोसिटी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर स्केप वेलोसिटी मिल गया, अर्थ से निकल जाएगा भाई, अर्थ से दूर चले जाएगा। ठीक है। सैटेलाइट को स्केप वेलोसिटी दी जाती है, यहाँ पे हमारी कौन सी वेलोसिटी, वेलोसिटी स्केप से बड़ी आ जाती है। ठीक है। पर बड़ी है, स्केप वेलोसिटी बड़ी हो जाती है, देखो स्केप वेलोसिटी बड़ी हो जाती है, पर इतना नहीं होता है कि अर्थ की ग्रेविटी से भी दूर चले जाए, क्योंकि अगर ग्रेविटी से दूर चले गया तो हमारे पास वापस नहीं आ पाएगा। तीन चीज है माइंड में डालना है अपने को। ठीक है। अब इस वेलोसिटी को कैसे सॉल्व करते, कैसे निकाले, वो देख लेते हैं, मैं बताता हूँ। इधर ही बता देता हूँ, चलो साइड में कर लेते हैं। हमारे पास, मैंने एक बार बताया, देखो एक सरफेस पे और एक इन्फिनिट डिस्टेंस, हमको समझो इन्फिनिट डिस्टेंस में जाना है। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे को रॉकेट को स्पेस में भेजना है, तो ये मैं ए ले लेता हूँ सरफेस, और बी ले लेता हूँ स्पेस। ये क्या है हमारा? सरफेस है, और ये मेरा क्या है? स्पेस है। चलो, सरफेस पे काइनेटिक एनर्जी क्या होगा मुझे बताओ? हाफ mv² होगा। ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा मुझे बताओ? mgh होता था, बट हमको अभी mgh नहीं लेना है। माइनस ऑफ कैपिटल जी स्मॉल जी और कैपिटल एम और स्मॉल जी अपॉन आर प्लस एच। बट एच की वैल्यू जीरो है, तो क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। ठीक है। और बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है, अर्थ की ग्रेविटी से बहुत दूर है, तो उसके ऊपर कोई भी एनर्जी नहीं होगी, उसके पास कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी। वहां पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। याद है मैंने पहले वीडियो में ऊपर ही बताया था, जब बहुत दूर चले जाएगा तो एनर्जी की कुछ रहेगा ही नहीं, उसके पास ग्रेविटी ही नहीं एक्ट होगी। ठीक है। टोटल एनर्जी कितना आएगा मुझे बताओ इसका? हाफ mv² प्लस ऑफ माइनस कैपिटल जी स्मॉल जी, मतलब जो भी है मेरे को नहीं मालूम। हाँ, ये। और इसकी टोटल एनर्जी कितनी आ जाएगी बताओ मुझे? जीरो आ जाएगी कि नहीं? जीरो प्लस जीरो। ठीक है। ये मेरा डिस्टेंस है। ठीक है। अब मुझे क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। हमारे पास क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज कंजर्व्ड। क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज कंजर्व्ड। ठीक है। मतलब ये टोटल वन रहेगा तो ये टोटल टू होगा, तो टोटल एनर्जी वन इज इक्वल टू टोटल एनर्जी टू। ये कितना है बताओ मुझे? हाफ mv² प्लस माइनस माइनस होगा कि नहीं? ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो। नक्की। स्मॉल एम को मैं क्या कर सकता हूँ? कॉमन ले सकता हूँ। स्मॉल एम आई हैड टेकन कॉमन, दैट्स व्हाई वी विल गेट 1/2v² माइनस ऑफ जी एम अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल टू जीरो। ये पार्ट को ध्यान से देखना, ये पार्ट को ध्यान से देखते चलना। अभी m इधर आके मल्टीप्लाई होके जीरो बन जाएगा। ठीक है। बचेगा क्या? हाफ v² माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर इज इक्वल टू जीरो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये देखो क्या हो जाए। क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, नेगेटिव को उस साइड लेके जाओ तो क्या हो जाएगा? v² अपॉन टू इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर। ठीक है। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? v² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर। देखो v क्या हो जाएगा? स्क्वायर था तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, अंडर रूट ऑफ टू कैपिटल जी कैपिटल एम ऑफ आर। अब मुझे बताओ, ये जो स्केप वेलोसिटी मिली है हमें, ये स्केप वेलोसिटी है। क्यों स्केप वेलोसिटी? मैं बताता हूँ। बॉडी नीचे था, उसको नीचे से कहाँ लेके जाना चाहता था मैं? स्पेस में लेके जाना चाहता था। स्पेस में लेके जाने के लिए मुझे बॉडी को कौन सा स्पीड देना पड़ेगा, कौन सा वेलोसिटी देना पड़ेगा? स्केप वेलोसिटी। वही स्केप वेलोसिटी हमको ये रिलेशन से मिला। अब ये देखो, ये जो जी एम अपॉन आर मिला, अभी हमारे पास एक फोर्स था। देखो फोर्स क्या होता है? ग्रेविटी, न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या था? कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है। ये फोर्स होता है दो बॉडी के बीच में, ये एम जी लिख सकते हैं इसको। एम जी क्या आएगा बताओ मुझे? कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल एम कट, बचा क्या? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी आर स्क्वायर को मैं क्या ऐसा ब्रेक डाउन करके लिख सकता हूँ? जी इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाय आर। एक आर जी आर हो जाएगा। देखो यहाँ पे जी आर इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर। ये समझ रहा है?
और यहाँ पे देखो ये बॉक्स में भी देखो जी एम अपॉन आर है, तो मैं स्केप वेलोसिटी को क्या लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ स्केप इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 2g लिख सकता हूँ कि नहीं, जी एम अपॉन आर को यहाँ से मैंने वहां पे पुट कर दिया। वही टेक्स्ट बुक में यहाँ पे डाले हैं डायरेक्ट, ये देखो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में ये पार्ट देखो, ये हाईलाइट नहीं हो रहा है अच्छे से, हो गया कर ही लिया मैंने, ये पार्ट को और ये पार्ट को ये लोग ने, रुको, हो गया देखो, जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया वो पार्ट को वो लोग ने कैसे रिप्लेस किया मैंने वो बताया, ठीक है। सो ये हमारा 2g r आएगा, सॉरी मैंने r लिखा ही नहीं यहाँ पे, तो को भूल गया था, r आएगा। अब हम इसको यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, सिंपल। स्केप वेलोसिटी क्या होती है, अर्थ के ग्रेविटी से दूर भेजने वाली वेलोसिटी, अर्थ के ग्रेविटी से दूर भेजने वाली वेलोसिटी, फॉर एग्जांपल रॉकेट स्पेस, ठीक है, रॉकेट जो हमको स्पेस में भेजना होता है। और अगर हम लोग को फॉर एग्जाम्पल बैट्समैन जो बॉल को पिक मारता है, या फिर बोलते हैं ना एक शॉट मारता है, सिक्स मारता है, बॉल ऊपर तो जाता है पर वापस नीचे आ जाता है, क्यों नीचे आता है, क्योंकि ग्रेविटी उस पर एक्ट हो रही है, ठीक है। दैट्स इट। तो इसी के साथ हमारा शायद चैप्टर हो चुका है, हाँ चैप्टर हो गया है पूरा। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, और कुछ आंसर्स है जो बस डिस्कस करेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे, आंसर लिख के टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, हम उसको डिस्कस करेंगे एक्चुअल में क्या लिखना होता है, ठीक है। चलो, बाय बाय।